लास्ट क्लास में हमने शायद थर्मल एक्सपेंशन किया था। हाँ। आगे बढ़ाते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे? एक सेकंड। ठीक है, आवाज आ रही है? यस। ठीक है, चलो अब हम लोग हीट ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे। स्कूल में पढ़ चुके होंगे कि हीट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है सोनली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यस सर। है ना। और हीट ट्रांसफर के तीन कॉमन मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। यस। सो हीट है, द हीट ट्रांसफर मतलब द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी from one point to another solely due to temperature difference is called heat transfer. तो हीट ट्रांसफर के तीन मोड्स देखे होंगे आप लोगों ने, बचपन में सुने होंगे। एक कंडक्शन, हाँ। दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। ठीक है। कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में क्या होता है कि मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है। सो
medium is required. कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए होता है. कन्वेक्शन में भी मीडियम इज रिक्वायर्ड. बट रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए होता है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि मीडियम होगा तो नहीं होगा, जरूरत नहीं है मीडियम की. समझ रहे हो? yes, हाँ सर. सो मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, पहली चीज. दूसरी चीज कि एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है. एनर्जी ट्रांसफर takes place in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और तीसरी चीज, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर है. स्पीड ऑफ लाइट से होता है, याद है? हाँ. yes sir, सन की एनर्जी वहां से यहाँ 8 मिनट में पहुंच जाती है. अच्छा, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या है कि कंडक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड है, बट एनर्जी का ट्रांसफर होता है विदाउट मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, विदाउट मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल. और कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है जिसमें कि मीडियम पार्टिकल जिसके पास हीट है वही मूव कर रहा हो एक जगह से दूसरे जगह की ओर. समझ रहे हो? yes sir, तो जब वही एक जगह से दूसरे जगह की ओर मूव करता है, एक मिनट, तो जब वही एक जगह से दूसरे जगह की ओर मूव करता है तो वो आपका होता है कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होता है. सो मैं ऐसे बोल दूं इसको कि हीट ट्रांसफर takes place along with mass transfer. और इसमें हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विदाउट एनी मास ट्रांसफर. ठीक है? हाँ, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विदाउट मास ट्रांसफर. अच्छा, वैसे इसको हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे भी अभी. तो आज कंडक्शन से स्टार्ट करेंगे. अब इसमें से कन्वेक्शन, जैसे मैंने कहा कि इसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होता है, इसीलिए ये आपके सिलेबस में नहीं है. मतलब ये नहीं पढ़ना है, बट हाँ इतना जरूर पढ़ना है कि क्यों नहीं पढ़ना है. तो इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होता है. ये जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो पढ़ोगे. तो नॉट इन सिलेबस बिकॉज ये केवल हीट ट्रांसफर का मोड नहीं है, ये हीट प्लस मास ट्रांसफर का मोड है. बिकॉज इट इज मोड ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर एक्चुअली. ठीक है? तो इसके इक्वेशंस, इसके मैथमेटिक्स अलग हैं, इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे. कंडक्शन और रेडिएशन को हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे. ठीक है? हाँ, yes sir. हाँ. कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं.
Transfer. हो गया? हाँ सर। हाँ आगे बढ़े? सर एक yes मिनट। sir. सर हो गया। हो गया सबका? कोई तो बोला था कि सर हाँ हाँ यस सर। सर। Yes sir. चलो, तो आज हम लोग कंडक्शन पढ़ेंगे। So the mode of heat transfer in which heat energy flows from higher temperature point to lower temperature point without any flow of medium particle is called conduction। ठीक है? सो मीडियम पार्टिकल मूव नहीं करता है, बट हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाती है। अच्छा, सो इसमें क्या होता है, जैसे ऐसे समझो, सपोज ये अगर हमारा एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है इस मीडियम में, जैसे ये एक रॉड है, तो इधर हॉट टेम्परेचर हॉटर ऑब्जेक्ट है, इधर कोल्डर ऑब्जेक्ट है, तो इस रॉड के थ्रू हीट का ट्रांसफर इधर से उधर हुआ। तो इसमें क्या होगा, हर पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर नीचे कर देते हैं ताकि एक चीज समझा पाऊं। तो यहाँ पर मीडियम कौन है जिसमें हीट का फ्लो हो रहा है? ये रॉड है ना? हाँ sir. तो इस रॉड में हीट का फ्लो हो रहा है, मान लो, कॉपी कर लेते हैं।
ऐसे समझिए। ये मान लो थर्मोमीटर है, सो T1 हायर टेम्परेचर पर है, T2 लोअर टेम्परेचर पर है। तो यहाँ पर मान लो थर्मोमीटर की रीडिंग ये है और यहाँ पर थर्मोमीटर की रीडिंग ये है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस मीडियम का टेम्परेचर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, है ना? Yes, sir. अच्छा, अब ऐसे सोचो कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मीडियम का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करता जाता है, मीन्स यहाँ पर थर्मोमीटर की रीडिंग T1 है, यहाँ पर थर्मोमीटर की रीडिंग T2 है। इसका मतलब मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पर देखूं तो जितना हीट आया उतना हीट गया, क्योंकि इसमें से कुछ कंज्यूम हो जाएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होगा। उसी तरह यहाँ पर भी देखूंगा तो जितना हीट आया उतना हीट गया, इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल है। अगर कुछ कंजम्पशन होगा तो यहाँ पर इस थर्मोमीटर के टेम्परेचर में भी चेंज होना चाहिए। तो अगर कहीं भी मीडियम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है और हीट का ट्रांसफर होता जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडक्शन। समझ आए? फिर से यहाँ पर दो बातें हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ हीट आया, इसमें से कुछ हीट कंज्यूम हुआ, तो थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ी और जो बच गया वो आगे गया, है ना? ये कहानी हो सकती है और ये होती भी है शुरू में, बट एक टाइम के बाद थर्मोमीटर की रीडिंग चेंज होना बंद हो जाता है। दैट इज हर पॉइंट पर इनकमिंग हीट और आउटगोइंग हीट का रेट इक्वल है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग हीट का रेट इक्वल है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आई मीन जितना हीट आ रहा है उतना जा रहा है, मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? सो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं, इफ temperature at a point in a medium doesn't change with respect to time, then it is called a steady state conduction. Steady state conduction. That is dq by dt, rate of flow of heat, is equal to constant. हीट के फ्लो का रेट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हीट का के फ्लो का रेट अगर चेंज हुआ है मतलब हीट खर्च हुआ है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज करे, so if temperature at a point changes with time,
इन अ मीडियम। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन। तो दो टाइप के कंडक्शन समझे, स्टेडी स्टेट कंडक्शन और अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन। अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन में हीट के फ्लो का रेट कांस्टेंट नहीं होता। क्लियर है? हाँ Yes, sir. यस सर ये कांस्टेंट नहीं होता। तो दो तरह के कंडक्शन आपने समझे, स्टेडी स्टेट जिसमें कि हीट के फ्लो का रेट कांस्टेंट होता है, और मीडियम पार्टिकल के हर पॉइंट का टेम्परेचर भी टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। तो एक तो ये हो गया स्टेडी स्टेट कंडक्शन, और एक ये हो गया अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडक्शन हो, अच्छा इन जनरल टेम्परेचर चेंज करता है। तो सपोज इसी में देख लोगे, चाहे एक दूसरा बना लेता हूं। सपोज मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेम्परेचर चेंज करा, ऐसे मान लो। मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है इस मीडियम में। तो L लेंथ आगे आने पर टेम्परेचर ऐसे चेंज किया, सपोज T1 से T2 हो गया। तो ये जो होगा T1 माइनस T2 अपॉन L, या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो माइनस dt अपॉन dx, इसको हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ मीडियम कहते हैं। आई बात समझ में? कॉमन सेंस है वैसे। टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ मीडियम, मीडियम में हीट का फ्लो होगा, मतलब जरूर टेम्परेचर में डिफरेंस है हर पॉइंट पर, क्योंकि हाँ टेम्परेचर यस सर डिफरेंस के तो हीट फ्लो होता नहीं है। तो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, उसको अगर मैं ऐसे देखूं तो L डिस्टेंस आगे जाने पर टेम्परेचर चेंज होता है अगर T1 से T2 तक। तो ये जो tan थीटा है, ऐसे समझो, ये T1 माइनस T2 अपॉन L होगा, है ना? हाँ डिफरेंशियल फॉर्म में बोलेंगे तो माइनस dt बाई dx। इसको हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, है ना? हाँ इसको कॉपी कर लो पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये लीनियर ही रहता है कि कर्व भी हो सकता है? जैसा भी होगा इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। लीनियर तब अच्छा, होगा ओके। जब स्टेडी स्टेट कंडक्शन होगा, नॉन लीनियर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बट पोजीशन के साथ टेम्परेचर कैसे चेंज करेगा, इस रिलेशन को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। उसको कॉपी कर लीजिए।
सर हो आगे बढ़े। हाँ सर सर एक मिनट। यस सर, डन। ठीक है। सो लॉ ऑफ कंडक्शन कहता है कि रेट ऑफ हीट फ्लो दैट इज dq by dt is directly proportional to temperature gradient and rate of heat flow is directly proportional to area of cross section of flow. इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंडक्शन। मतलब सपोज यही वाला इक्वेशन ले लेंगे, यही वाला डायग्राम। तो इस डायग्राम में ये जो हीट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए है, ये एरिया, और हीट का फ्लो ऐसे हो रहा है। सो इस केस में हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, इन दोनों को मिला देंगे तो माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा होगा। हाँ सर माइनस डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। हाँ सर यस हुआ ऐसा। हाँ सर तो ये जो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। हाँ इसी को स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए यूज करेंगे अगर, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब इस डायग्राम में तो dq by dt तो कांस्टेंट होगा, लेट इट बी h हीट करंट इज इक्वल टू इस माइनस के dt by dx को लिख सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी A इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L। हाँ अगर मैं इस रॉड का लेंथ L बोल दूं यहां से यहां तक का, तो ये यही मतलब हुआ ना। यस तो स्टेडी स्टेट में इस इक्वेशन को यूज करेंगे। के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा थर्मल कंडक्टिविटी मतलब उतना बेहतर, उसको गुड कंडक्टर बोलेंगे। आई बात समझ में। हाँ हाँ सर इस इक्वेशन को अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो वैसे ठीक है, यहाँ से अपना काम चलेगा, बट थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए तो देखो, इस पर थोड़ा अगर हम ध्यान दें इस इक्वेशन पर, तो H इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ऐसा मिला। तो दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन
L/KA ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, है ना। हाँ, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन RTH। इसको थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट के जैसा देखें, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता था, देखो, इलेक्ट्रिक करंट I रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता था। हाँ, ओम्स लॉ क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। और रेजिस्टेंस R क्या था, रो इंटू L/A, याद है। रो क्या था, रेजिस्टिविटी था, तो हाँ, L अपॉन K इंटू A इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। तो ये जो लॉ है ये सिमिलर टू ओम्स लॉ है, अगर ध्यान से देखोगे तो। हाँ, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ है ये उसी का सिमिलर है लॉ ऑफ कंडक्शन। ये समझाने के लिए, तो अगर मैं सिर्फ ये याद रख लूं कि ये हीट करंट है जिसका एनालॉगी इधर मेरा इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो ये दोनों आई मीन सेम हो गया। अब ओम्स लॉ के जैसा सेम हो गया तो हमें आसानी रहेगी सीरीज पैरेलल ये सब करने में। समझे मेरी बात। हाँ, सो ये हो गया मेरा लॉ ऑफ कंडक्शन एज ओम्स लॉ। प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं अभी देखेंगे। लॉ ऑफ कंडक्शन एज ओम्स लॉ। तो थर्मल रेजिस्टेंस उधर का और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इधर का वो एक ही हो गया। इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते थे ना। हाँ, हाँ, सर। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। कहाँ से बाकी है, लॉ ऑफ कंडक्शन से बाकी है ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से।
सर डन। एक मिनट। हो गया सबका? एक मिनट। हाँ सर। आगे बढ़े। सर हम्म। केई इलेक्ट्रिकल। सर बोलो। वो जो एच है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन का तो सर वो एच क्या है सर उसमें? हीट करेंट। हीट। हीट करेंट। ओके सर। H is rate of flow of heat, that is heat current. Heat current, rate of flow of heat. यस सर। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करो। और यहीं पर एक दूसरा ये भी करो। पहले वो करना फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, नहीं तो नेसेसरी अटक जाओगे। पहले फर्स्ट वाला करना, फिर सेकंड वाला करना। सर हमें इसको स्टेडी स्टेट कंडक्शन ही अज्यूम करना है ना? बिल्कुल, अनलेस नॉट गिवन स्टेडी स्टेट कंडक्शन।
सर फर्स्ट वाला हो गया. वेरी गुड. क्या आंसर आया? सर 46.6 डिग्री सेल्सियस. 140/3 आया. हाँ 140. देखते हैं. एक मिनट सर. सर सेकंड वाला भी हो गया. वेरी गुड. क्या आंसर आया? हीट करंट 10 joules per second और टेम्परेचर एट एनी डिस्टेंस x इज 100 minus 10x. चलो देखते हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट वाला 80 से 20 हो गया 9 मीटर में. तो आपसे पूछा है 5 मीटर में क्या होगा, मतलब यहाँ का टेम्परेचर T क्या होगा, यही पूछा है. हाँ. कैसे किया सॉल्व? टेम्परेचर तो H है सर h heat इज का flow, कांस्टेंट वो वो इक्वेट कर दिया और k कैंसिल हो गया. बाद में वो सारे कांस्टेंट्स और एक वेरिएबल था. और ये रॉड है, यही है ना. यस. हाँ. तो बहुत तरीका है करने का. एक तरीका हम ये कह सकते हैं कि इतने पार्ट में इसमें जो हीट का फ्लो है और ये वाला पार्ट है, इसमें जो हीट का फ्लो है, दोनों इक्वल होगा. यस सर. तो इसको H2 कह दो, इसको H1 कह दो. तो स्टेडी स्टेट कंडक्शन में H1 इज इक्वल टू H2, that is K into A into 80 minus T upon 5. This is equal to K into A into T minus 20 upon 4. यही होगा ना, बोलो. हाँ. यस सर. सो 5 को इधर, 4 को इधर ले जाओ. 320 minus 40 is equal to 5T minus 100. यस. So 90 is 420. So T is
420/9 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? तो वही 46.4. 46.4. 46.4 डिग्री सेल्सियस आंसर। ठीक है, Yes. यही सेम फॉर्मूला में सर हम्म सर वो समझा नहीं सर कि H1 इक्वल टू H2 क्यों कर रहे हैं? स्टेडी स्टेट कंडक्शन में हर पॉइंट पर रेट ऑफ इनफ्लो और रेट ऑफ आउटफ्लो इक्वल होता है, हाँ सर। इसलिए कर रहे हैं। तो ओके ब्लू सर। वाले रॉड में जो हीट ट्रांसफर का रेट होगा, रेड वाले में भी उतना ही होगा। हाँ सर। इसमें आ जाओ, हीट ट्रांसफर का रेट। तो हीट ट्रांसफर का रेट हर जगह सेम होगा, कितना? तो के ए डेल्टा टी अपॉन एल। Yes. तो के का वैल्यू पुट कर दो 2, ए का वैल्यू पुट कर दो 0.5, डेल्टा टी 100 और लेंथ 10 मीटर, Yes. और लेंथ हो गया 10 मीटर। तो ये हो गया कितना? 10 जूल पर सेकेंड। Yes. तो 10 जूल पर सेकेंड रेट ऑफ हीट फ्लो का आंसर हुआ। अब आपसे पूछा है टेम्परेचर एट एनी डिस्टेंस x। तो सेम स्टोरी, एनी डिस्टेंस x फ्रॉम वेयर? अच्छा ये नहीं बोला है, नहीं बोला। हाँ 100 वाले से ले लेते हैं। अगर तो 100 वाले से x डिस्टेंस पर मान लो, अगर ये डिस्टेंस x है, यहाँ पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर टेम्परेचर मुझे ढूंढना है, और इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट h है। तो 10 इज इक्वल टू k इंटू ए इंटू 100 माइनस टी अपॉन x, ऐसा होगा? Yes, sir. हाँ k कितना है? 2, a है शायद 0.5 हाँ अपॉन x 100 माइनस टी। सो 10x is equal to 100 minus t. So t is equal to 100 minus 10x डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. पक्का? सर, हम्म कांस्टेंट के में क्वेश्चन में W नॉट क्या है? क्या है? W रेस टू 0 कांस्टेंट नहीं नहीं नीचे क्वेश्चन में वो थर्मल कंडक्टिविटी के कांस्टेंट का यूनिट है। के का यूनिट है के वॉट व्हाट वॉट पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर सेकेंड को वॉट कहते हैं ना। आगे बढ़े? एक मिनट। हाँ सर। हो गया। थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें जल्दबाजी करोगे तो फंस जाओगे। कोशिश करो इसको।
बोलो। नहीं सर नहीं है। नहीं आया। चलो देखो, थर्मल रेजिस्टेंस पूछा है, हाँ तो होगा क्या, L अपॉन के ए, यस सर। ये फॉर्मूला है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एरिया वैरी करता जाता है हर जगह। यस सर। हाँ सर। तो अगर हम यहां से x डिस्टेंस पर इस dx लेंथ को ले, केवल dx लेंथ ऑफ रॉड को, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए ये रेडियस चाहिए होगा, है ना। तो हम ऐसा लिखेंगे कि डी आर केवल उतने पार्ट का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल, दैट इज डी एक्स अपॉन के इंटू एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। हाँ सो डी एक्स अपॉन के पाई, इस आर को क्या लिखेंगे, तो देखो ध्यान से समझना, इस आर को लिख सकते हैं R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन L इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। सबको समझ आया? हाँ सर। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो बस मेरा काम हो गया। अब ये इतना बड़ा टर्म को बार बार क्या लिखूं, बट चलो फिर भी। सो वन सर अपॉन, एक बार और समझा सकते हो? नहीं, सोचो खुद से। ये यूनिटरी मेथड है। तो टोटल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 से L तक। हाँ सो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस मेरा हो गया 1 अपॉन पाई के इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, ये जो इतना बड़ा टर्म है वो देखने में बड़ा लगता है, बट ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना। हाँ फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू L, होगा ऐसा। Yes, sir. तो ये इंटीग्रेशन कितना होगा, dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स होता है। हाँ तो माइनस 1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स, और x का कोफिशिएंट इससे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज L अपॉन R2 माइनस R1 हाँ फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू L। सो वैल्यू पुट कर दो, L अपॉन पाई के R2 माइनस R1, x इज इक्वल टू L पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R2 प्लस x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 अपॉन R1, ऐसा होगा। हाँ तो ये हो गया L अपॉन पाई के R2 माइनस R1, और इधर हो गया R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, मतलब L अपॉन के पाई R1 R2, ये हमारा आंसर होगा। जल्दी से कॉपी कर लो इसको।
बोलो। तो L बाय R2 माइनस R1 का क्या आया वो टर्म इंटीग्रेशन के बाद? बाप रे, मुझे dx अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये पहले बताओ। ये इंटीग्रेशन कितना होगा, ये बताओ पहले। a प्लस बी एक्स को z से सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन 1/z² होगा, सॉरी 1/z होगा, 1/z। नहीं, करके बताओ जल्दी। हाँ सर एक मिनट। हाँ सर हो गया संभव। हाँ सर। हो गया। हो गया। हाँ सर। ये इंटीग्रेशन कितना होगा, ऐसा होगा माइनस वन सर बाई वो वाला बी आ गया। 1/a+bx, ऐसा कुछ आया। हाँ वैसा ही आया। तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर x का हाँ कोफिशिएंट ये है तो इससे डिवाइड हो गया। हाँ आया समझ में। हाँ सर। हाँ सर हाँ, सर वो ऊपर ये सम में आर जो पाई आर स्क्वायर था उसमें आर का वैल्यू या R1 प्लस R2 माइनस 1 कैसे आया सर समझ में? चलो कोई बात मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉमन सेंस है। और कहीं ना कहीं इससे मुझे ये समझ आता है कि फंडामेंटली कॉमन सेंस गायब है। बताने में कोई दिक्कत तो ना, मैं तो 2 मिनट में बता दूं, बट ये बताना चाहिए नहीं। मुझे ये मतलब नहीं है कि ये कैसे आया। मुझे मतलब अगर आप ये कहते ना कि मुझे ये नहीं कुछ और आ रहा है, तब मैं मान लेता, तब मैं आपको हंसी खुशी बताता। बट कुछ भी नहीं समझ आया मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है फंडामेंटली साइंस पढ़ने में। ये R2 - R1 होगा। हाँ सर।
तो यहाँ से x डिस्टेंस पर जो r होगा वो ये होगा, ये ब्लैक वाला लेंथ, हाँ सर। उसमें से इतना पोर्शन तो r1 है ना? हाँ सर। तो r1 प्लस दिस पोर्शन मेरा आंसर होगा। हाँ सर। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर सिमिलर ट्रायंगल करोगे tan थीटा, तो यहां से दिख रहा है r2 माइनस r1 अपॉन l इज इक्वल टू ये छोटी सी वैल्यू जिसको y कह दो, तो y अपॉन x, तो y मिल गया r2 माइनस r1 अपॉन l इंटू x, तो हाँ रेडियस सर। हो गया r1 प्लस दिस मच। हाँ सर। अच्छा, ये तो तुम्हें मतलब बताना पड़ा मुझे, इसके लिए डाउट हो रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं, सिंपल सोचो। l डिस्टेंस आगे जाने पर रेडियस इंक्रीज करता है r2 माइनस r1 से, आया हाँ ना? सर। l डिस्टेंस आगे जाने पर रेडियस इंक्रीज करता है r2 माइनस r1 से, हाँ सर। तो x डिस्टेंस आगे जाने पर रेडियस कितने से इंक्रीज करेगा? r2 माइनस r1 अपॉन l इंटू एक्स, हाँ सर। ना इंक्रीज करेगा, तो नया वाला रेडियस कितना होगा? r1 प्लस दिस मच। नॉर्मल यूनिटरी मेथड है ना? हाँ सर, एक्चुअली सर मेरा थोड़ा सा जैसे r1 + r1 x पर r2 आ रहा था, वैसा आ रहा था, अजीब सा आ रहा था। लिख लिया, इसको आगे बढ़े। हाँ सर। तुम लोग एपीजीपी एचपी पढ़ चुका है? Yes, sir. हाँ सर पढ़ा है। पढ़ चुका है, तो वो अगर पढ़ चुका है तो इस क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं करते, ओरली आंसर लिखते। याद रख लो इस चीज को हमेशा के लिए। If radius increases linearly, then area pi r square will increase geometrically. तो जो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो होता क्या है? L अपॉन के ए, यही होता है ना फॉर्मूला? हाँ सर। Yes, sir. तो L का L है, K का K है, और एरिया तो पाई r1 स्क्वायर से पाई r2 स्क्वायर तक इंक्रीज कर रहा है लिनियरली। हाँ सर कर रहा है। हाँ, sir. तो एरिया ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करेगा, तो इस एरिया की जगह इसका ज्योमेट्रिकल मीन लिख देंगे। r1 r2 का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? √r1 r2। हाँ तो देखो ये आंसर आ गया सीधे। है ना? हाँ सर। ये अगर तुमको याद रह गया तो बहुत अच्छी चीज है। कॉपी कर लो इसको।
आगे बढ़ो। हाँ Yes, sir. आया कुछ? एक मिनट।
ये एक स्फीयर है। 2 मिनट आने वाला है। सर मुझे आया क्या आया? सर मुझे आया k पाई r2 प्लस r1 टाइम्स th माइनस tc। सर मुझे कुछ और आया है। बताओ। 4 पाई के R1 R2 और डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 बाय R1 R2 माइनस R1। ये शायद सही आया है। देखो यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम dx थिकनेस लेंगे तो हीट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है ना? हाँ सर। तो इस dx थिकनेस के सॉलिड स्फीयर के अक्रॉस अगर टेम्परेचर डिफरेंस dt है तो ये जो p है, p मतलब dq बाई dt, तो ये p क्या हो जाएगा? k इंटू a, दैट इज स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई x² डेल्टा t दैट इज dt अपॉन dx विथ माइनस साइन। ऐसा होगा? बोलो। हाँ सो p इंटू dx अपॉन x² इज इक्वल टू माइनस 4 पाई k dt। यस सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। x इज इक्वल टू r1 पर टेम्परेचर कितना है? TH। हाँ और x इज इक्वल टू r2 पर टेम्परेचर है TC। यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, p इंटू -1/x लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2 इज इक्वल टू -4 पाई k TC माइनस TH, ऐसा कुछ। यस सर। तो ये हो गया p इंटू 1/r1 -1/r2 इज इक्वल टू 4 पाई k वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्डर टेम्परेचर, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो होगा। हाँ यस सर। तो ये हो गया 4 पाई r1 r2 इंटू k इंटू TH माइनस TC डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। ऐसा होगा? हाँ ये कुछ आंसर आएगा। लिख लो इसको जल्दी से। सर मैंने रेजिस्टेंस निकाल के किया फिर वो ओम्स लॉ जैसा कर दिया। चलेगा। सर हम्म सर ये जो पहला जो आपने p इक्वल टू माइनस के 4 पाई x² ये जो आपने लिखा हम्म ये समझा नहीं सर, ये कैसा है? क्या? अरे फॉर नहीं देखा है? dq बाई dt जो हाँ 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 ये पहला लॉ dq बाई dt माइनस के डेल्टा t बाई डेल्टा x, हाँ सर। लॉ ऑफ कंडक्शन वही लिखा है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो उसी को पावर कहते हैं ना। हाँ सर समझा सर। तो अंदर में हीटर रखा है, उसका पावर P है और टेम्परेचर मेंटेन्ड है, मतलब जितना हीट हीटर से निकल रहा है वो उसी रेट से बाहर जा रहा है। हाँ सर।
सर हो गया। हाँ सर। इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो वो क्या रहा है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके थ्रू हीट फ्लो हो रहा है वही चेंज कर रहा है हाँ सर। ना। सरफेस एरिया हाँ 4πr1² से 4πr2² तक चेंज हो रहा है और r1 से r2 का वेरिएशन लीनियरली है। तो यस अगर ये वेरिएशन नहीं होता तो मैं सीधे क्या लिखता फॉर्मूला k into a that is 4πr² into delta t that is th minus tc upon length of flow r2 minus r1। यस सीधा सीधा ये आंसर लिख देता मैं। बट ये जो 4πr² का r है ये लिनियरली चेंज कर रहा है। तो ये लिनियरली चेंज कर रहा है तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल मीन रख देते हैं r का। तो r का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा √r1 r2। तो देखो एक बार में यही आंसर आ गया बिना किसी इंटीग्रेशन के। समझे आप लोग? हाँ हाँ तो ये अल्टरनेटिव मेथड भी समझ लो। बट इसमें वो है कि जो मैथ्स पढ़े हो उसको ध्यान लगाना है कि अगर रेडियस लिनियरली इंक्रीज करता है r1 से r2 तक तब आप उसको ज्योमेट्रिकल उसके बदले उसका ज्योमेट्रिकल मीन ले सकते हो। ठीक है। अदरवाइज ये जो आपका नॉर्मल मेथड है इंटीग्रेशन का वो तो चलेगा ही चलेगा। समझ गए सब लोग? यस यस जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तुम लोग को थर्मल एक्सपेंशन का असाइनमेंट भेजा था मैंने कि नहीं? दिया था सब। दिया था ना। हाँ। कंडक्शन में अभी एक क्लास और लगेगा फिर मैं कंडक्शन का होमवर्क दूंगा। अभी उसके बाद फिर रेडिएशन अभी है टाइम। तब तक आप पुराने वाले कीजिए। ठीक है। यस चलिए आज के लिए इतना ही। जिसका जिसका कॉपी हो जाए जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। मेजर टेस्ट में रहेगा कंडक्टर। सिलेबस आया है मेजर टेस्ट का भी? उसमें लिखा हुआ है? नहीं है सर। तो फिर नहीं आएगा। क्या पूछते हो?